उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी करने वालों का मेरे चैनल चारू चंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय इतिहास की तैयारी कैसे की जाए। तो दोस्तों, आपने जो लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रवक्ता स्क्रीनिंग जो परीक्षा है उसमें सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस है वो चेक किया होगा। उसमें आपका तीसरे पोर्शन में जो बिंदु है आपका वो आपका भारतीय इतिहास है। अब भारतीय इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, और क्योंकि इसमें आपका सिलेबस भारतीय इतिहास प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, तो ये वाला पोर्शन तो सिलेबस में दे दिया है। अब लेकिन ये प्राचीन इतिहास या मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में आपको क्या पढ़ना है और इसकी तैयारी कैसे की जाए, और ये आपके जहन में एक संशय बना होगा कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। तो आइए आपके इस जो संशय या जो डाउट है उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ और उसका समाधान निकालने की कोशिश करता हूँ, और ये मेरा एक अपना अनुभव है। तो कौन से पोर्शन प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आते हैं और कौन से मध्यकाल में आएंगे और कौन से आधुनिक इतिहास में आएंगे, इसी विषय पर मैं आपसे अपनी बात शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इतिहास है, इतिहास का जो अध्ययन है वो अतीत की जो घटनाएं हैं उसका क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन है। अर्थात जो इतिहास है वह जो प्राचीन काल में जो चीज़ घटित हुई हैं और जो चीज़ आधुनिक काल में घटित हो रही हैं उनके बीच का एक संवाद भी है। तो इसमें जो हमने कहा कि अतीत की जो घटनाएं हैं उसका क्रमबद्ध अध्ययन करने का जो तरीका इतिहासकारों में रहा, सबसे पहले उन्होंने प्राचीन भारत का जो इतिहास है और इस श्रेणी में इसको रखा, फिर प्राचीन काल के बाद मध्यकाल, मध्यकाल के बाद आधुनिक काल। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्राचीन कालीन जो इतिहास है उसके अंतर्गत कौन कौन से पोर्शन आएंगे। तो जो प्राचीन इतिहास है उसमें सबसे पहले जो भारतीय इतिहास का जो काल विभाजन किस प्रकार से किया गया इसकी बात करते हैं। सबसे पहले जो भारत का जो इतिहास है उसका काल विभाजन 3 मुख्य भागों में किया गया है। पहला जो पोर्शन है वो है आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आपका आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा आपका ऐतिहासिक काल। अब इसमें हम बात करते हैं जो प्रागैतिहासिक काल आता है। प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल था जो आदि मानव से जुड़ा था, ये पाषाण काल से जुड़ा था। इसमें जो मानव था उसकी जो गतिविधियां हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं, और इसको प्रागैतिहासिक काल इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें मानव था, उसके पास लिखित सामग्री नहीं थी और उसने उस समय का अपने काल का लिखित कोई भी साक्ष्य हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया, अर्थात उस समय मानव लेखन कला से अपरिचित था। तो ये काल आपका प्रागैतिहासिक काल आता है। इसमें पाषाण काल मुख्य हैं और पाषाण काल के भी 3 मुख्य बिंदु, पहला जो भाग है इसमें आपका पुरा पाषाण काल, दूसरा आपका मध्य पाषाण काल और तीसरा आपका इसमें आता है नवपाषाण काल। और जो आपका आद्य ऐतिहासिक काल आता है इसमें मानव को लेखन कला का ज्ञान था। मानव ने उस समय अपनी चीज़ों को व्यक्त करने के लिए लेखन कला का सहारा लिया, लेकिन उन्होंने क्या लिखा उसकी जानकारी हमें नहीं है। तो मानव लेखन कला तो जानता था, लेकिन उसने क्या लिखा इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। तो यह आता आपका आद्य ऐतिहासिक काल। इस आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता आती है, और इस सिंधु घाटी सभ्यता में जो मानव था वो लेखन कला तो जानता था, लेकिन उनने क्या लिखा और उनकी जो लिपि है उसको आज तक हम पढ़ नहीं पाए। तो ये आपका आद्य ऐतिहासिक काल आता है। और
तो इसके बाद हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में मानव ने जो चीज़ें लिखी थी उन चीज़ों को हमने पढ़ा और वो हमारे ऐतिहासिक स्रोत बने। अब जैसे इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो आपका आद्य ऐतिहासिक काल आता है उसमें वैदिक सभ्यता भी आती है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों इसमें आती हैं। और जो ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल में जो मानव था उसके द्वारा लिखी जो चीज़ें थी वो आज हमारे समक्ष हैं और वो हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और वैदिक काल के बाद जो समय आता है वो सब ऐतिहासिक काल में के श्रेणी में हम रखते हैं इसको। अब हम बात करते हैं जो प्राचीन भारत का इतिहास है। सबसे पहले हम इसमें पाषाण काल में भी 3 काल, पहला पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। और उसके बाद आता है आपका आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो था आपका सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। और उसके बाद वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद का काल आता है। महाजनपद काल में आप जो सबसे पहला जो वंश हमें यहाँ पर मिलता है हरियंक वंश मिलता है, और फिर उसके बाद शिशुनाग वंश, और फिर उसके बाद नंद वंश। और इस नंद वंश के बाद का जो मुख्य जो काल है वो मौर्य काल आता है। मौर्य काल में आपका जो सबसे भारत में सबसे पहला राजनीतिक एकता की जो शुरुआत हुई वह मौर्यों के अधीन हुई थी। और मौर्य वंश का संस्थापक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। और बिंदुसार के बाद भारत का जो सबसे पहला महान प्रतापी जो शासक था वो अशोक का इसमें हम अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि विश्व में 3 ऐसे शासक थे जिनके आगे का जो नाम है उसमें महान शब्द जुड़ा है। एक आपका अशोक महान, अकबर महान और तीसरा सिकंदर महान, ठीक है। और इसके बाद मौर्यों के बाद उसके बाद जो मौर्योत्तर काल आता है। मौर्योत्तर काल में जो बहुत सारी जो विदेशी जो जातियां थी वो भारत में आई और भारत के सांस्कृतिक माहौल में यहीं रच बस गई। और जिसमें आपका जो मुख्य जो विदेशी जो जातियां थी जो भारत में आती हैं उसका एक क्रम भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसमें आपका जो आता है हिंद यवन, और उसके बाद शक, फिर पल्लव, और फिर उसके बाद कुषाण। इसकी ट्रिक है हंसी पी के। तो ह से आपका हिंद यवन जिसको इंडो बैक्ट्रियन भी कहते हैं, और उसके बाद आता है आपका जो शक है, फिर उसके बाद आता है आपका पल्लव, और उसके बाद आता है आपका कुषाण। तो इस मौर्योत्तर के बाद जो काल आता है आपका गुप्त काल आता है। और गुप्त के बाद जो दूसरा अगला काल आता है और वह उसके बाद उत्तर गुप्त काल। और उत्तर गुप्त काल के बाद जो समय आता है आपका ये आता है आपका पूर्व मध्यकाल। इसमें हम हर्षवर्धन के समय का इतिहास और उसके बाद राजपूत का इतिहास। हालांकि जो हर्ष का जो इतिहास है वो हम उत्तर गुप्त काल में पढ़ते हैं, और कई बार हम इसको पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत भी इस श्रेणी को रखते हैं कि जो हर्ष का काल है। अब इसमें हर्ष के बाद का जो काल है वो राजपूत काल आता है। तो ये आपका प्राचीन काल का इतिहास यहीं तक था। और अर्थात इसमें भी एक थोड़ा संशय ये है कि कई इतिहासकार जो भारत में 712 से मध्यकाल प्रारंभ करते हैं और कई इतिहासकार 1206 से मध्यकाल को प्रारंभ करते हैं। तो 712 में होता क्या है कि जो भारत में जो मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आते हैं और भारत में एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होने लगती है। हालांकि ये इसमें सबसे पहला जो प्रयास किया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, और मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध पर आक्रमण किया था। उस समय सिंध भारत में ही था और सिंध के नाम पर ही भारत के लोगों को हिंदू कहा गया, और हिंदू से बनता है आपका हिंदुस्तान। तो उसके बाद तो भारत में 1000 ईस्वी से 1020 तक भारत में एक के बाद एक 17 आक्रमण महमूद गजनवी ने किए थे। और उसके बाद अगला आक्रमणकारी था आपका मोहम्मद गौरी,
मोहम्मद गौरी ने भारत के जो राजपूत शासक थे उनको पराजित किया। जैसे तराइन के युद्ध में, तराइन के प्रथम 1191 और 1192 में उसका युद्ध हुआ था आपका पृथ्वीराज चौहान से, और 1192 में उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, और 1194 में चंदावर के युद्ध में आपका जयचंद को हराया था। और 1206 के बाद भारत में जो मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है, और इसमें जो आपका सबसे पहला जो वंश आता है गुलाम वंश आता है, और इसके अंतर्गत हम गुलाम वंश से लेकर फिर गुलाम वंश का खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोधी, तो ये 5 वंश थे। इसको हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं। और दिल्ली सल्तनत के बाद मुग़ल भारत में आते हैं, और इसमें हम मुग़ल काल का भी अध्ययन करेंगे। और इसी मध्यकाल में हम जो सांस्कृतिक और धार्मिक जो सुधार या सामाजिक सुधार हुए थे, और हिंदू में भक्ति आंदोलन हुआ था, और मुस्लिम जो लोग थे उनके समाज में सूफी आंदोलन हुए थे। तो इसके अलावा हम इस काल में मराठाओं का इतिहास भी पढ़ेंगे, और क्षेत्रीय जो इतिहास भी पढ़ेंगे। क्षेत्रीय इतिहास में जैसे आपका विजयनगर साम्राज्य है, और आपका बहमनी साम्राज्य है, और साथ ही साथ हम जो जौनपुर में जो क्षेत्रीय सत्ता स्थापित होती है, कश्मीर का इतिहास है, और इसमें यहाँ पर जो छोटे छोटे जो क्षेत्रीय राजवंश उभर के आए उसका भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। अब जब मध्यकाल पूरा होता है तो मध्यकाल को कई इतिहासकार 1707 तक ही इसको मानते हैं। इसी समय जो विदेशी शक्तियाँ भी भारत आती हैं, और विदेशी शक्तियाँ जैसे आपका सबसे पहले आपका पुर्तगाली 1498 में भारत आते हैं, उसके बाद 1596 में डच आते हैं, और उसके बाद 1600 ईस्वी में अंग्रेज आते हैं, 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी आते हैं। इसकी जो ट्रिक है PDADF, पी से पुर्तगाली, डी से आपका डच, और ए से अंग्रेज, और फिर डी से डेन भी आते हैं। इसको मैंने इसमें जोड़ा नहीं था। 1616 ईस्वी में डेन आते हैं, डेनमार्क के डेन। और उसके बाद आपका सबसे लास्ट में जो आ रहे हैं आपके, इसमें आपका फ्रांसीसी आते हैं 1664 ईस्वी में। तो ये विदेशी जो शक्तियाँ थी और भारतीय जो राजनीतिक सत्ता थी उनसे भी उलझते हैं, और इसमें अंततः जो विजय प्राप्त होती है अंग्रेज़ों की होती है। और अंग्रेज़ों ने जो राजनीतिक शक्तियाँ थी उनसे भी संघर्ष हुआ। उनका एक संघर्ष आपका कलकत्ता में होता है। कलकत्ता में जो सिराजुद्दौला था उससे प्लासी का जो युद्ध होता है, और प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं। तो कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जो मध्यकाल है वो 1707 ईस्वी से प्रारंभ न होकर 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद प्रारंभ होता है। तो हमें ये आधुनिक काल में जो हम फिर क्या पढ़ेंगे, जो विदेशी जो शक्तियाँ थी उसका आगमन के बाद जो आपस में फ्रांसीसी और अंग्रेज जो आपस में अंत में जो महत्वपूर्ण 2 शक्तियाँ बचते हैं, फ्रांसीसी और अंग्रेज, और उनके बीच कर्नाटक युद्ध होता है। और कर्नाटक के युद्ध के साथ साथ अंग्रेज़ों के भारतीय जो राजनीतिक सत्ता थी, राजनीतिक शक्तियाँ थी, उनके साथ कई युद्ध होते हैं। वो मराठाओं को भी पराजित करते हैं, वो बंगाल के नवाबों को भी पराजित करते हैं, दक्षिण में हैदर अली और टीपू सुल्तान को भी पराजित करते हैं। तो कुल मिलाकर अंत में जो अंतिम शक्ति जो थी वो अंग्रेज़ों के पास चली जाती है, और अंग्रेज़ भारत में मुख्य सत्ता का संचालक बन जाते हैं। सत्ता का संचालन वही करते हैं। तो अब इसके अलावा अंग्रेज़ों के द्वारा जो आर्थिक नीतियाँ थी, अंग्रेज़ों की जो राजनीतिक पॉलिसी थी, तो सारी की सारी चीज़ हम इस आधुनिक युग में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ 1857 की क्रांति को भी इसी के अंदर पढ़ेंगे। और उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद भारत में लोगों में जागरूकता आती है। जागरूकता के साथ साथ और भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1850 में होती है। तो 1850 में जो कांग्रेस की स्थापना होती है, और उसके द्वारा राष्ट्रवाद का एक नया युग आता है, और धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा मिलता है। तो जो राष्ट्रवाद है वो भी इसके अंदर पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद में 3 चरण थे। पहला चरण 1850 से 1905 ईस्वी तक उदारवादी युग, और 1905 से 1920 के बीच उग्रवादी युग, और 1920 से लेकर 1947 तक ये गांधीवादी युग। तो गांधी जी के द्वारा जो राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन किया था, और हालांकि जो उस समय जो मुख्य केंद्र की भूमिका में था वो कांग्रेस थी,
तो कांग्रेस इर्द गिर्द ही भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का क्या होता है, संचालन होता है। अब जहाँ पर गांधी के आंदोलन ढीले पड़ते हैं या उदारवादी आंदोलन ढीले पड़ते हैं, वहाँ पर एक नया आंदोलन और खड़ा होता है, उसको क्रांतिकारी आंदोलन भी कहते हैं। तो क्रांतिकारी युग में आंदोलन में जैसे भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राम कुमार बिस्मिल और ये सारे के सारे जो युवा थे, इनके द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा दिया गया था। इसके अलावा हम छोटे छोटे घटना जैसे आपका स्वराजवादी पार्टी की स्थापना, होम रूल लीग आंदोलन और उसके बाद साइमन कमीशन का भारत आना और साइमन कमीशन के साथ साथ भारत में संवैधानिक विकास की मांग करना और उसके बाद में संविधान सभा का निर्माण भी उसी के साथ साथ होता है और आज़ादी के बाद भारत का विभाजन भी होता है और संविधान अपना कार्य भी करती रहती है और संविधान सभा, और भारत में एक संविधान का निर्माण भी होता है। ये सारी की सारी गतिविधियां हम भारतीय इतिहास के आधुनिक काल में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसमें एक तत्व और है सांस्कृतिक में हम उस समय चाहे प्राचीन काल हो, चाहे मध्यकाल हो, चाहे आधुनिक काल हो, उस समय जो सांस्कृतिक जो विकास होते हैं, सांस्कृतिक विकास में उस समय भाषाओं का विकास है या जो वास्तुकला का विकास है या जो साहित्य का विकास है, साहित्य के विकास के अलावा उस समय चित्रकला का भी विकास हुआ। इन सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और इसके बाद जो राष्ट्रीयवादी आंदोलन को मैंने आधुनिक काल के साथ आपको बता दिया है। तो राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है, भारतीय इतिहास का जो सिलेबस था उससे संबंधित था। हमें किन किन बिंदुओं को पढ़ना है इसके बारे में आज मैंने आपको बताया। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।